नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का हमारा जो क्लास है वो भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर है और ये हमारा सेकंड क्लास होगा। इसमें हम देखने वाले हैं अपना टॉपिक नंबर 2 मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से संबंधित हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। इसके पहले संविधान के स्रोत हमने यहाँ पर किए हैं जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी हमारे PYQ थे जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हुए थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये सारी हमारे चैनल पर एक PDF बनी हुई है जनरल अवेयरनेस के नाम से। अगर आपने इतिहास की क्लास जो कि कंप्लीट हो चुकी है नहीं की है तो वो भी उसी के अंदर मिलेगी आपको, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ हमने हिंदी जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है उसके भी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर जो कि 2021 के TGT PGT के जो एग्ज़ाम हुए हैं और 2018 के एग्ज़ाम वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उनकी क्लासेस वे भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं अपना। उम्मीद करते हैं आपको कल वाली भी क्लास हमारी पसंद आई होगी। आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से हमारी स्टार्टिंग होगी। 22 क्वेश्चंस हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है। सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता यहाँ हमारा सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या को देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों के लिए 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है जो कि इस प्रकार हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र और शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये हमारे सही होंगे इसमें कि ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है कि कौन सी स्वतंत्रता है और कौन सी नहीं है। 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे इसमें से और एक कोई और दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा 24। भारतीय संविधान में डैश मूल अधिकार और डैश मूल कर्तव्य है, यानी कि कितने मूल अधिकार हैं और कितने मूल कर्तव्य, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 6 मूल अधिकार हैं और 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं वर्तमान संविधान में। मूल संविधान के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो 7 मूल कर्तव्य थे, मूल अधिकार 7 थे और 10 हमारे मूल कर्तव्य थे। भारतीय संविधान के भाग 3 में यहाँ पर देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार। वर्तमान की अगर बात करते हैं तो 6 मूल अधिकार हैं और जो मूल संविधान था हमारा, जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार हमें मिले थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को जो कि हटा दिया गया है और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये हटाया गया है, संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 के द्वारा इसको एक विधिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसके पूर्व संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, वर्तमान में कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। यहाँ हमने देखा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पुट आउट कर लेती हूँ। हमने देखा कि संविधान का भाग 3 हमें मालूम हुआ इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक की बातें हो जाती हैं। फिर हमने देखा संविधान का भाग 4 के, आप मुझे बताइए कि संविधान के भाग 4 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। यहाँ 4 के में मौलिक जो कर्तव्य हैं, हमारे कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और भाग 4 में किसका वर्णन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी रूप से एक विधिक अधिकार घोषित किया गया है। अतः वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है? हमें बताना है कि कौन सा प्रावधान है जो नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य के द्वारा उल्लंघन किया गया है, तो वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 32। ठीक है, नेक्स्ट को इसमें हम व्याख्या को देख लेते हैं। पहले, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा संवैधानिक संरक्षण अर्थात नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति प्रदान करता है। यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या हनन किया जाता है तो वह नागरिक न्यायालय में जा सकता है। और अनुच्छेद 32 में 4 खंड हैं। खंड 1 प्रथम, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का जो अधिकार प्रदान करता है, आवेदन करने का यह है अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। प्रारंभ में यह अधिकार एक मूल अधिकार में वर्णित था, मूल अधिकारों में वर्णित था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1978 में हुआ था और जो संविधान में मूल अधिकारों से इसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। पहले यह एक मूल अधिकार था। मूल संविधान के अंतर्गत जो है जो संविधान बना था उस टाइम पर ये 7 हमारे मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये कितने हैं? 6। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वर्तमान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बलात्कार से मुक्ति, ये गारंटीकृत नहीं है। बाकी इसमें भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता के संचालन का अधिकार ये भी है, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार भी है, और भारत के किसी भी भाग में आवास तथा बसने की स्वतंत्रता ये भी है, लेकिन बलात्कार यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। पहला, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन तथा सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और भारत के राज्य क्षेत्र में विचार करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति, आजीविका तथा व्यापार अथवा कारोबार को करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रताएं हमें आर्टिकल 19 के तहत दी गई हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें दिया गया है, और ये जो बलात्कार है, प्रतिषेध, ये मानव के दुर्व्यापार, ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पर 29 होगा। भारत में सूचना का अधिकार एक भाग है। भारत में जो सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार का भाग है। आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार का एक भाग है। 19(1)(a) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को बोलने तथा अभिव्यक्ति का अधिकार है, और सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्यवाही करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है? तो वो संवैधानिक रिट है हमारी परमादेश। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में प्रावधानित संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी है
तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। सेकंड है परमादेश। परमादेश जब कोई व्यक्ति, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक पद का निर्वहन नहीं करता तो पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। थर्ड है हमारी प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुद्दे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। ऐसा करने के लिए क्या करती है? एक निषेध आदेश जारी करती है। हमारा 4 है यहाँ पर अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश जारी करके उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। 5वें नंबर का है हमारा उत्प्रेक्षण रिट। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे उच्चतर न्यायालय को भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? क्या करता है व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण? तो अधिकार परीक्षा या परमादेश या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा जो आंसर होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। एक उच्च न्यायालय कार्यपालिका प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति की एक रिट जारी करता है। तो ये जो रिट जारी करता है, ये किस प्रकार की रिट जारी करता है? वो परमादेश जारी करता है। उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए परमादेश प्रकृति की रिट जारी करता है। यह रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32(2) के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों के अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश, परम आदेश, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं के तहत न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या फिर निगम को उनके विधिक, संवैधानिक या लोक कर्तव्यों को करने के लिए अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अतः परमादेश एक ऐसा लोक प्राधिकारी के लिए जारी की जाती है। परमादेश क्या है? ऐसे लोक अधिकारी के लिए जारी की जाती है जो कि सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या फिर उपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? महिला की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं का परित्याग करना, या फिर ये हमसे नहीं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये तो है बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित हो जाना, ये भी है, और स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर संरक्षण करना, ये गलत है। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा यही होगा। और अपनी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की सुरक्षा करना, ये भी ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन NVS PGT में आया आपका 2022 में। मौलिक सारे क्वेश्चन आपको आए हुए मिलेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी एग्जाम में नहीं आया हो। चलिएगा देखते हैं इसकी व्याख्या को। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में भाग 4A में सम्मिलित किया गया था। मूल अधिकार मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या यहाँ 10 थी, के बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में और इसी के माध्यम से एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ये सभी गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण करना, इसके बजाय सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने का संरक्षण करना के बजाय सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करे और हिंसा से दूर रहे भौतिक कर्तव्यों का हिस्सा है। ये किसका? भौतिक कर्तव्यों का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर हम
34 को देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाग संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसको ध्यान रखेंगे, ये बार बार आ जाता है कि पूछा भी जा सकता है 11वां जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 35। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? किस समिति ने की थी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश? ये सिफारिश की थी हमारी स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को यो कब हुआ था? संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, भाग 4 क के अंतर्गत आर्टिकल आता है हमारा 51A। इंग्लिश में अगर इसको देखेंगे ए लिखा होगा, यहाँ हिंदी में तो क मेंशन होगा। ठीक है, के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है और अशोक मेहता समिति का गठन वर्ष 1977 में गठन किया गया था इसका, और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जगह द्विस्तरीय का सुझाव दिया था। ठीक है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है हमारी, इसकी जगह इसने अशोक मेहता समिति ने, जिसका गठन 1977 में हुआ था, द्विस्तरीय प्रणाली के गठन का इसने सुझाव दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36। एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्यों के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश को डैश कहा जाता है? तो इसको परमादेश रिट कहा जाता है। हमारा जो सही आंसर होगा वो परमादेश रिट होगा। इसको देख लेते हैं व्याख्या को। एक उच्च न्यायालय, एक निचली अदालत, न्याय प्राधिकरण या फिर आपके सार्वजनिक न्याय प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने का आदेश, इसके जो निष्पादित करने का आदेश होता है, इसी को परमादेश कहा जाता है। रिट 5 प्रकार की होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और आपके उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें नंबर 3 में हमारा टॉपिक नंबर 3 अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ, इनसे संबंधित क्वेश्चंस हैं। और हमारी जो अभी क्लास का टाइमिंग हुई है वो 18 मिनट है, तो हम इसको भी कर ही लेते हैं। टॉपिक को जितने भी इसको होंगे, करीब आधे घंटे का क्लास तो कर ही लेते हैं। चलिए इसके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं आपको अनुसूची और आपके अनुच्छेद पर एक सेपरेट वीडियो, वो छोटा वीडियो करके उसको समझा सकती हूँ, लेकिन वो तभी होगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे, तभी मैं इन पर एक क्लास आपकी लेकर आऊँगी। काफ़ी छोटे क्लास होंगे, लेकिन वो आपको उसके थ्रू समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे, तभी मैं इस पर क्लास लेके आऊँगी। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 आता है। और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे ये वाली वीडियो आपको, क्लासेस जो हैं आपको अवेलेबल होती रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में
अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है अनुच्छेद 12 में राज्य में? एक तो इन्होंने कहा कि भाई भारत के भूभाग या फिर भारत सरकार के न्याय नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण। बी में देते हैं सरकार तथा भारत की संसद, सरकार और भारत की संसद। सी में देते हैं प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। नीचे दिए गए संकेतों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। ए बी सी करके इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर, और हम इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें देखिए सबसे पहले जो ज़रूरी होती है चीज़, ये अगर केवल आ जाता है किसी शब्द में तो वो मैक्सिमम टाइम हमारा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, और फिर इन्होंने दे दिया ए बी सी। अगर केवल की बात आ जाती है तो वो मैक्सिमम टाइम मेरे अकॉर्डिंग तो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, और इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है हमारा 12 में, आर्टिकल 12 में राज्य में सम्मिलित है, तो ये 12 में तो ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इसका जो आंसर ठीक होगा हमारा वो ए बी सी होगा करके, ये तीनों ही ठीक है। सही उत्तर का ही हमें चुनाव करना था। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 38। मूल संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित है? मूल अधिकारों की परिभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 में किया गया है। राज्य शब्द का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है, इसीलिए भाग 3 के अनुच्छेद 12 को इस शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक संविधान का भाग 3, 12 से 35 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अधिकारों की बिल से प्रेरित है। ठीक है, कहते हैं ना कि हमारा मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से आया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और यही बताया है इन्होंने कि आर्टिकल हमारे 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, और भाग 3, संविधान के भाग 3 की बात करते हैं तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि भाग 3 को संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत का। क्वेश्चन नंबर हमारा 39, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना संबंधित है? यहाँ पर 324 अनुच्छेद जो 324 है ये सही है। 324 में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना सम्मिलित है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद, भाग 15 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 324 और 329 और 324 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, और ये एक कैसी संस्था है? एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, स्थायी है और संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 15 भाग 15 के अंतर्गत आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो कानून के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 14 के तहत भारत राज्य के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या फिर विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य भारत क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अगर विधि के समक्ष समानता है या फिर विधि के समान संरक्षण, इससे कोई वंचित नहीं किया जाएगा। विधि के समक्ष समानता का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है विधि के समक्ष समानता वाला, सभी के लिए समान कानून होंगे। ठीक है, समानता रहेगी सभी के लिए कानूनों के तहत। तो फिर यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, अगर समानता की बात आती है, विधि के समक्ष समानता,
तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ब्रिटिश संविधान से, और विधियों के समान संरक्षण की अगर बात आती है तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 36 के अंतर्गत 36 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 में हमारा 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, इनका उल्लेख है। और अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है नेक्स्ट 41 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो हमें बताना है। राइट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है हमारा, ये राइट आंसर है, क्योंकि ये आर्टिकल अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है, आर्टिकल 61 के तहत। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो एक समान सिविल संहिता का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हमारा 44 है। इसके तहत नागरिकों को एक समान सिविल संहिता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और कुछ अनुच्छेद हैं, इनके विषय में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास इसमें वर्णित है, ये सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। और आर्टिकल 48 क के तहत दिया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का उपबंध। आर्टिकल 49 में दिया गया है स्मारक कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि के स्थान पर रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित है, तो वो दल परिवर्तन के आधार पर निरहताश के बारे में जो उपबंध दिए गए हैं ये इससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल की प्रवृत्ति यहाँ पर आ जाती है, तो दल बदल से ही हम याद रख लेंगे कि दल बदल की जो नीति आती है ये 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। इसकी व्याख्या को देखते हुए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरहता के बारे में उपबंध है और इसके 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया। दल बदल के आधार पर निरहता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो 4थी अनुसूची में है। शपथ या फिर प्रतिज्ञान का प्रारूप 3री अनुसूची में। भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है? भारत का संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 54। हमारा जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 54 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।